नमस्कार, स्वागत है आपका NTV राजस्थान पर। आज के मुद्दे में बात होगी एक बेहद ही संवेदनशील विषय के ऊपर, जिससे प्रभावित सीधे तौर पर आम जनता भी हो रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के रेप और हत्या की वारदात के मामला सामने आने के बाद ये विवाद शुरू हुआ है। कोलकाता हाईकोर्ट ने CBI जांच के आदेश इस वारदात को लेकर के दे दिए हैं। वारदात के खिलाफ राजस्थान में भी भारी रोष है। प्रदेश के कई बड़े अस्पतालों के डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इनमें राजधानी जयपुर में स्थित प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल SMS भी शामिल है। उदयपुर, कोटा, अजमेर में भी डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को ही चालू रखा गया है। इस हड़ताल से मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। कोलकाता के RG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में PG सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का शव 9 अगस्त की सुबह अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में मिला था, जिसमें बाद में रेप और मर्डर की नृशंस वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मौके पर पुलिस गई, जुडिशल मजिस्ट्रेट भी पहुंचे। वहां की सरकार ने मामले की जांच के लिए 7 सदस्यों वाली SIT बनाई। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि हत्या से पहले उससे नृशंसता और दरिंदगी की हदें पार कर दी गई थी। शरीर पर चोट और खरोच के निशान पाए गए। चेहरे और आंखों पर खून के धब्बे थे। प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। गर्दन की हड्डी टूटी मिली। हत्या का आरोपी कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर 33 साल का संजय नामक शख्स है। पुलिस की गिरफ्त में है फिलहाल। संजय बेरोक टोक हॉस्पिटल में आता जाता था, खुद को पुलिस वालों की तरह ही दिखाता था। उसकी बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का टैग लगा था। काम के दौरान अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा सवाल इस वारदात से फिर खड़ा हो गया है। लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के अलग अलग शहरों में अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल और कार्य बहिष्कार ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। मौसमी बीमारियों के दिनों में जनता बिना चिकित्सक बेहाल नजर आ रही है। आरोपी को कड़ी सजा दिलाने और डॉक्टर्स की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग पर डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है। कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। आज का मुद्दा इसी पर चर्चा आज के मुद्दे में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सवाल कई हैं। डॉक्टर्स अस्पताल में भी महफूज नहीं हो पा रहे हैं, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखिए, सवालों की एक बड़े सवालों की सूची। बंगाल की आंच राजस्थान में क्यों? इंसाफ की लड़ाई के लिए हड़ताल ही क्या एकमात्र विकल्प बच जाता है? तीसरा सवाल, विरोध का कोई दूसरा विकल्प नहीं है क्या? चौथा सवाल, डॉक्टर्स को मरीजों का ख्याल क्यों नहीं है? हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स, मरीज बेहाल हैं। पांचवा सवाल, इलाज में देरी से किसी की जान जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई लेगा भी या नहीं? डॉक्टर्स की सुरक्षा हर बार मुद्दा क्यों रहता है? क्यों नहीं डॉक्टर्स की सुरक्षा पुख्ता की जाती है? कहां पर लूप होल है? सातवां सवाल, डॉक्टर्स की सुरक्षा आखिर मुफीद कब होगी? ये तमाम सवाल हैं। बंगाल की आंच राजस्थान में क्यों? पहला बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, इंसाफ की लड़ाई के लिए हड़ताल ही क्या एकमात्र विकल्प है? तो सवाल हैं और इन सवालों का जवाब भी लेंगे। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। योगेंद्र कुमार जोशी साहब, पूर्व RPS अधिकारी हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर ललित बत्रा, सीनियर प्रोफेसर SMS हॉस्पिटल से, वो जुड़ेंगे। निशा सिद्धू, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो हमारे साथ जुड़ रही है। स्वागत है आपका। और डॉक्टर राजेश कुमावत भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व अध्यक्ष है JRAD के, वो भी जुड़ेंगे। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप तीनों लोग का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं योगेंद्र कुमार जोशी साहब का, पूर्व RPS अधिकारी हैं। योगेंद्र साहब, इस तरह की तमाम दिक्कतें आती हैं जब एक बड़ी वारदात घटती है और उसका रोष होता है, उसका विरोध किया जाता है, प्रदर्शन होते हैं, लेकिन जब डॉक्टर्स केंद्र में आ जाते हैं तो फिर पीड़ित तो हैं ही, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा तबका अब फिर ऑटोमेटिकली वो भी पीड़ित बन जाता है, क्योंकि जब डॉक्टर्स हड़ताल पर होते हैं तो फिर उसका असर देखने को मिलता है। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर, लंबा वक्त अब हो चुका है, तमाम प्रदेशों में अलग अलग सिस्टम्स बने हुए, क्यों नहीं डॉक्टर्स की सुरक्षा को आज तक हम लोग पुख्ता कर पाए हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है। राजस्थान में भी कई बार SMS अस्पताल है, RUHS अस्पताल है या अजमेर के अस्पताल है, वहां भी डॉक्टरों के साथ कई बार मारपीट होती है, नर्सेस के साथ हो जाती है, क्योंकि जिसके परिजन किसी की डेथ होती है तो इस तरह की हरकतें होती रहती है। लेकिन ये जो बात हुई है कलकत्ता में, इसमें एक वो लेडी डॉक्टर जो वहां काम करती है, उसके साथ जघन्य अपराध किया है और ये माफी योग्य नहीं है, ये है। लेकिन सुरक्षा के उपाय
जो डॉक्टर्स के लिए होने चाहिए, जो अब तक हमारे राजस्थान में भी नहीं है। आप देखिए, एसएमएस में जाइए, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी किसके पास है, कौन उनका प्रभारी अधिकारी है। अब जैसे कलकत्ता का जो अस्पताल है, उस अस्पताल का प्रभारी अधिकारी कौन है जो सुरक्षा का ध्यान रखता है। और बाहर के ऐसे लोग, जिस तरह से ये व्यक्ति अस्पताल में आना जाना रखता था, डॉक्टरों से जानकारी करता था, इस प्रकार के कर्मचारी या इस प्रकार के व्यक्ति जिनका अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है, अस्पतालों में आते जाते रहते हैं। आपको यहाँ एसएमएस में भी मिल जाएंगे, आपको और जगह भी मिल जाएंगे, बंबई में मिल जाएंगे, दिल्ली में मिल जाएंगे। तो ऐसे लोगों को रोक टोक करने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो जो कानून बनाया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, शायद आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे कि इसको लागू कब कर रहे हैं, इसको लागू कब करेंगे ताकि इनकी सुरक्षा का जल्दी से जल्दी कोई न कोई उपाय किया जाए। मेरा सबमिशन ये है कि पुलिस को तो नेचुरली पुलिस अंदर नहीं रहती, लेकिन मेरा आपके माध्यम से ये है कि हर मेडिकल कॉलेज के अंदर, जैसे हमारे एसएमएस में पहले चौकी थी, अब वहां पर थाना खोलना पड़ा। कारण ये है कि अपराध ज्यादा होने लगे। तो इसी प्रकार से हर जिले में, हर स्टेट में मेडिकल कॉलेज है, आईएम्स अस्पताल है, बहुत बड़े बड़े अस्पताल है, जहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम ही नहीं है। उस इलाके के जो थाने और पुलिस वाले आते हैं, वही उनकी सुरक्षा देखते हैं। तो मेरा सबमिशन ये है कि जहां पर बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, जिस तरह से एयरपोर्ट पे सुरक्षा होती है, इसी प्रकार से हमारे यहाँ सीआईएसएफ के माध्यम से सुरक्षा को सुनिश्चित करने का अब विचार करना चाहिए। कारण यह है कि अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो वो मरीज का कैसे इलाज करेगा। साथ ही दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स जब हड़ताल करते हैं, अब आप देखिए, जब सीबीआई की जांच के आदेश हाई कोर्ट को देने पड़े, हमारे राजनेताओं की मानसिकता देखिए कि जब तक कोई व्यवस्था पीक पर नहीं चली जाती, जब तक उनके कान में जूं नहीं रेंगती है। ये काम पहले क्यों नहीं कर लेते? अगर मान लीजिए किसी को विश्वास नहीं है आपकी सरकार के ऊपर, आपकी पुलिस के ऊपर, तो आप सीबीआई के लिए कह रहे हैं वो, तो आप सीबीआई को दे दीजिए। लेकिन इसमें नाक का सवाल बना करके बैठे हुए हैं। और अब भी क्या कहा था कि इतवार तक इंतजार करिए, अगर संडे तक नहीं होगा फिर उसके बाद देखेंगे। मेरा सबमिशन ये है कि जो परेशान है, जिसके साथ घटित घटना हुई है, अगर वो किसी चीज को चाह रहे हैं तो उसको तुरंत करने में कोई ऐतराज नहीं है उसके अंदर। अब आपको और बताऊं कि ये जो लेडी डॉक्टर की डेथ हुई है, अगर इसकी सीएफएसएल जांच मृत्यु के बाद में ढंग से नहीं की गई, अगर इसके नाखून, इसके शरीर, इसके कपड़ों के अंदर से जो अभियुक्तों के जो अड़ने से, भिड़ने से, जो इसके साथ संघर्ष करने से जो चीजें उसके शरीर पर थी, अगर उनको लेने में भी इन्होंने लापरवाही बरती है, तो ये क्या सजा दिलाएंगे? ठीक बात है। इसका आप ये कह रहे हैं कि ये बड़ा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बड़ी सजगता के साथ और बड़े एहतियात के साथ इस पूरे मामले की जांच वहां की पुलिस को करनी चाहिए। अब हालांकि मामला अब सीबीआई को सौंप दिया गया है, उधर एसआईटी को भी गठित किया गया था इसकी जांच के लिए। तो ये एक बड़ा सवाल है डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि इन डॉक्टर्स को हम भगवान कहते हैं, तो फिर लेकिन भगवान जब लोगों के बीच में होते हैं, जब सिविलियंस के बीच में होते हैं, तो उन्हें भी सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन डॉक्टर ललित बत्रा साहब, परिचय के तौर पर मैं बता दूं, डॉक्टर ललित बत्रा साहब सीनियर प्रोफेसर हैं एसएमएस अस्पताल में, जयपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है, राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है। बत्रा साहब, निश्चित रूप से जो हुआ वो बेहद ही उसकी निंदा होनी चाहिए और बहुत गलत हुआ है। लेकिन जब डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाते हैं तो फिर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है जो आज हम पूछ रहे हैं कि क्या हड़ताल ही एकमात्र तरीका बचता है अपनी बात रखने का, विरोध का, डॉक्टर्स के लिए? देखिए, अभी जैसा है ना जोशी जी ने कहा कि निश्चित बात है कि ये तो एक बहुत ही नृशंस ऐसा कांड है जिसकी कि हर तरफ से निंदा होनी चाहिए। और ऐसा अगर इस तरीके का वातावरण डॉक्टर्स को मिलेगा तो नेचुरल है कि उनका जो एक नेचुरल वे ऑफ वर्किंग है वो किसी तरीके से सफर होगा। आप जब इस पे विश्वास नहीं रख पाओगे तो ना तो आप उसको ढंग से ट्रीट कर सकते हो, ना ही आप उसके लिए सही अपना बेस्ट दे सकते हो। तो ऐसी जो घटनाएं हैं वो सिर्फ उसमें डॉक्टर तो है ही, लेकिन साथ में मरीजों का भी बहुत अहित होता है। क्योंकि आप जब विश्वास की कमी आ जाती है किसी लेवल पर,
जब असुरक्षित होगा डॉक्टर तो वो कैसे किसी को ट्रीटमेंट दे पाएगा? अगर आप सुरक्षा के घेरे में बैठे हो और आपके चारों तरफ कई सारे लोग खड़े हैं जो कि आपको है ना किसी चीज को करने के लिए कंपेल कर रहे हैं, तो वही डायरेक्ट करेंगे। आप अपने नेचुरल उससे टैलेंट से तो वर्क ही नहीं कर पाओगे। वही आपको बार बार जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप का कार्य या पर्टिकुलर टाइप के इन्वेस्टिगेशंस ऐसी चीजें करने के लिए कंपेल करेंगे और आप है ना असुरक्षा के माहौल में उनको करते रहोगे। तो कुल मिला के ये घटना जो है ये निश्चित तौर पे बहुत निंदनीय है, बहुत बुरी घटना है। अगर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो वो जो हमारे आने वाले डॉक्टर्स हैं जो सुबह से शाम तक, आप मानेंगे नहीं, एक रेजिडेंट डॉक्टर कई बार दिन में 15-15 घंटे 20-20 घंटे तक भी कार्य करता है ना। ऐसी भी नौबत आती है जब उसको इतना लंबा कार्य करना पड़ता है। हालांकि सब चीजें जो है नियमानुसार होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो डेडिकेशन है वो उसको लंबे समय तक कई बार कार्य करने को प्रेरित करता है। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो वो डेडिकेशन कहीं ना कहीं उस पर चोट पहुंचेगी और है ना उन लोगों के अंदर असुरक्षा की भावना बढ़ेगी और वो इस तरीके का कार्य जो है वो अपना जो नेचुरल उनका जो एक टैलेंट है उसके अनुसार बिल्कुल उस पर बड़ा असर पड़ता है और बड़ा उनके माइंडसेट पर भी बड़ा असर पड़ता है। डॉक्टर्स देखिए बहुत पढ़ाई भी करते हैं और उस पढ़ाई के बाद जाके वो इतने केपेबल हो पाते हैं कि तमाम मरीजों की वो देखभाल कर सकें। एक साथ दो हाथ होते हैं लेकिन दो हाथ से डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट्स को वो कई बार एक साथ देखते हैं, ऐसी स्थिति होती है। लेकिन फिर सवाल यही बचता है कि उस डॉक्टर्स उन डॉक्टर के ऊपर जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों की है। अब देखिए एसएमएस अस्पताल में ही अब कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर काफ़ी मुश्किलों का सामना पेशेंट्स को भी करना पड़ रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर राजेश कुमावत साहब, क्या हड़ताल से अलग कोई और विकल्प भी होता है डॉक्टर्स के पास? क्या हो सकता है कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें डॉक्टर्स को हड़ताल ना करनी पड़े, उनकी बात उतनी ही मजबूती के साथ, उतनी ही ताकत के साथ वो किसी और माध्यम से पहुंचा सके? डॉक्टर राजेश कुमावत। जी राहुल जी। सर देखो, मैं रेजिडेंट डॉक्टर हूँ अभी, और अभी कुछ दिन पहले लास्ट सेशन में मैं प्रेसिडेंट भी था। आपने काफी सही कहा, और हमें भी ये काफी बार दिमाग में आती है कि क्या हम बिना स्ट्राइक की अपनी बात रख पाए। तो बहुत बार मैंने सरकार के सामने हमारी बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो रखे जाते हैं, लेकिन वो चीजें केवल फाइलों के अंदर दब जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि रेजिडेंट डॉक्टर नाम वर्ड ही जब आता है पूरी पब्लिक के डोमेन में कि जब वो स्ट्राइक करते हैं। इसके अलावा रेजिडेंट क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या उनकी लाइफ स्टाइल है, ये कभी भी आपकी मीडिया के माध्यम से भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी आमजन की नजर में नहीं आती है। सुरक्षा की बात करें तो पहले काफी बार इस मुद्दे पे बात हो चुकी है। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं कि मरीज के तीमारदारों ने रेजिडेंट को थप्पड़ मार दी। जैसे कल की घटना है, कल शाम को अपने जयपुर एसएमएस अस्पताल के महिला चिकित्सालय में हमारी महिला डॉक्टर को मरीज और उसके साथ वाले ने थप्पड़ मार दी। कल शाम की घटना है, जब हमारी जीबीएम चल रही थी, उसी टाइम की बात है। उन डॉक्टर साहब से भी मिले तो वो काफी टेंशन में थे कि देखो अभी रिसेंट बंगाल में इतनी अनहोनी घटना, इतनी अमानवीय घटना हुई है और यहाँ पे हो, तो एक डर मन में बैठ जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ऐसे बहुत बार हमने सुरक्षा की दृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार सिक्योर करने की कोशिश करी है कि देखो फर्स्ट कांटेक्ट होता है ना किसी भी बड़े हॉस्पिटल में, हमेशा रेजिडेंट डॉक्टर का होता है। मरीज और मरीज के साथ वाले भी कई बार इमरजेंसी में ऐसी कंडीशन में आते हैं कि उनके साथ वाले बहुत आवेश में रहते हैं, बहुत वो रहते हैं, तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन कई ना अपने गार्ड्स होते हैं, वो भी इस कैपेबल नहीं होते हैं। और मोस्टली मैं मतलब बताना चाहूंगा कि ऐसे गार्ड्स हैं जो एक गार्ड 6 घंटे इस हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा है, अगले 6 घंटे दूसरे हॉस्पिटल में कर रहा है, अगले 6 घंटे तीसरे हॉस्पिटल में ये भी कर रहा है। दिक्कत है, ये भी बड़ी दिक्कत है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोते हुए रहते हैं। देखो एक इंसान है, मशीन नहीं है, वो भी सोएगा। आप और मैं भी है तो 6 घंटे 12 सोने के लिए चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर राजेश, इसमें मेन विषय यही आ रहा है कि देखिए अब जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो इस उम्मीद से वहाँ पहुँचे हैं अस्पताल में कि हमारा इलाज होगा, उनके जो हिमायती हैं, तीमारदार उनके साथ पहुँचे हुए हैं, अब अगर उनमें से किसी पेशेंट को कुछ होता है, भगवान न करे ऐसा हो, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि डॉक्टर्स ने इस चीज़ को एश्योर किया होगा, आपकी एसोसिएशन हो या फिर चाहे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी एसोसिएशन हो, कि भाई ज़्यादा दिक्कत ना हो पेशेंट्स को। लेकिन अगर दिक्कत हो जाती है, किसी कुछ हो जाता है, तो एक इसकी जिम्मेदारी जो है फिर वो कौन लेगा, कौन उठाएगा इसकी जिम्मेदारी? देखिए सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने भी काम किया है और रेजिडेंसी में मतलब ऐसा लगता है कि इनके नहीं होता है। जब भी किसी भी मरीज के साथ देखो कई बार अपने हाथ में नहीं होती हैं सारी चीजें, कुछ भी इस तरह की घटना होती है अपन नहीं करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख जो होता है ना, सबसे पहले वो उसी कंसर्न डॉक्टर को, कंसर्न रेजिडेंट डॉक्टर के होता है। जैसे इमरजेंसी में हम ड्यूटी करते हैं, मरीज जैसे आता है कि हम उसको नहीं बचा पाए या उसका
प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया। वो ठीक कई बात बार ऐसा नहीं होता, या तो लैक ऑफ किसी चीज से होता है, तो सबसे ज्यादा दुख होता है। मैंने कई बार फेस किया है मेरी ठीक बात रेजिडेंसी में कि ठीक मेरी बात आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतनी मेहनत के बावजूद मैं इसको नहीं बचा सका। तो ऐसा नहीं है कि रेजिडेंट डॉक्टर और वो लगता है कि इनका कहीं फॉल्ट होगा। बहुत टाइम लेट आना, कई बार सिस्टम की कुछ खामियां होती हैं, या कई बार डिजीज की भी देखो सीवियरिटी होती है। डॉक्टर्स भी बीमार होते हैं, हमारी फैमिली में भी सब लोग, ये एक प्रकृति का नियम है। लेकिन उसमें कई बार उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं फॉल्ट था इनका, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रेजेंट किया जाता है उनके द्वारा कि डॉक्टर की लापरवाही है। लेकिन बाकी मैं आपको डॉक्टर एश्योर राजेश, करना जब चाहता हूँ हड़ताल पर डॉक्टर्स होंगे, जब उसको पेशेंट्स को देखने वाला ही कोई नहीं होगा, तो फिर मैं उस सिचुएशन में पूछ रहा हूँ, जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है राजस्थान के कई अस्पतालों में, कोलकाता की ये घटना है, उस पर आप रोष व्यक्त कर रहे हैं। ये बात ठीक है, रोष व्यक्त करना ही चाहिए, ना सिर्फ डॉक्टर्स को बल्कि आम जनता भी कर रही है। हम लोग भी ये विषय लगातार उठा रहे हैं, हम लोग भी लगातार खबर चला रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर्स हड़ताल पर होंगे तो पेशेंट को देखेगा कौन? नहीं, देखिए देखिए सर, हम खुद इससे में सहमत हैं। हमारी भी जेवीएम होती है तो मल्टीपल ये डिस्कशन होता है कि आम जनता का भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए। देखो, अपना प्रोफेशन ये है कि जनता की सेवा करना। तो हमने इस बार ये डिसीजन लिया है, कल हमारी जो भी जनरल बॉडी मीटिंग थी उसमें, कि हमने इमरजेंसी चालू रखी है। जो इलेक्टिव प्रोसीजर है, देखो हमने हमारा ये प्रोटेस्ट जो पैन इंडिया किया है, बहुत कम टाइम ऐसा होता है। ये इतनी अमानवीय घटना है। देखो 2012 में निर्भया के टाइम ऐसी घटना हुई थी, उसके बाद ऐसी हुई थी। तो मतलब ये कैसे अपना प्रोटेस्ट हम करें? आज देखो हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, ह्यूमन राइट्स के कमीशन भी वहां पे गया है। सीसीटीवी फुटेज नहीं है, मतलब कितनी सारी मीडिया के माध्यम से पता चली है कि सीसीटीवी फुटेज नहीं है। और हाई कोर्ट ने संज्ञान लेके और तुरंत की सीबीआई को इसकी इन्वेस्टिगेशन अपन फॉरवर्ड करते हैं। तो ये सारी चीजें कब हुई? जब हमने प्रोटेस्ट किया तब हुई ना। और प्रोटेस्ट में हमने जनता, आम जन का भी ध्यान रखा है। केवल इमरजेंसी को हमने सुचारू रूप से चालू रखा है। केवल और केवल जो इलेक्टिव प्रोसीजर है, जो अपन डिले कर सकते हैं, उनमें किसी आम जन का स्पेसिफिक तौर से कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये हमने पूरा सोच समझ के और आगे बढ़े हैं कि हमारा प्रोटेस्ट भी, हमारा विरोध प्रदर्शन भी ठीक है, जारी रहे। ठीक है। क्योंकि इस बार जो घटना हुई है वो इतनी अमानवीय है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं, है। बिल्कुल 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 निस्संदेह ये घटना तो बहुत ही अमानवीय है और इसकी निंदा हर तरफ से हो रही है। लेकिन निशा सिद्धू जी, इस तरह की घटनाओं को अंजाम जब दिया जाता है, रोष पैदा होता है, ना सिर्फ डॉक्टर्स के अंदर, ये तो डॉक्टर के साथ क्योंकि घटना घटी इसलिए डॉक्टर की जो कम्युनिटी है वो आगे बढ़ करके अपना विरोध प्रकट कर रही है, लेकिन पूरा देश, मैं कह रहा हूँ पूरा देश इस तरह की घटनाओं की निंदा करता है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि हर कुछ साल में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं निशा जी, और हर घटना को सुन करके आंखों में आंसू भी आते हैं, दर्द भी होता है और बड़ी हैरानी भी होती है कि क्या होता जा रहा है समाज की, हमारी पूरी जो रीढ़ है, जो हमारा मूल है सामाजिक सोच का, उसको होता क्या जा रहा है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। जी राहुल, हम लोगों को बहुत जल्दी भूलने और भुलाने की आदत हम्म। है। अभी कुछ साल पहले डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ जो घटना, जघन्य अपराध हुआ था, कौन भूल सकता है। हम अपेक्षा करते हैं कि डॉक्टर्स हमारे साथ अच्छा बर्ताव करें, मरीज के साथ पेशेंटली उसको देखे, अच्छे से अटेंड करे, अच्छे से इलाज करें। तो सवाल डॉक्टर की सुरक्षा का भी तो है ना। और जब तक चिल्लाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, सड़क पे नहीं आएंगे, तो सुनवाई नहीं होती, अपने आप सब कुछ मिल जाए, तो मेरे ख्याल में उससे बेहतर सत्ता कभी हो ही नहीं सकती। तो सत्ता का स्ट्रक्चर जो है हमेशा से यही रहा है कि जब तक लोग अपने सवालों को लेकर सड़कों पे नहीं आते तो कोई सुनता भी नहीं है। अब सवाल है सुरक्षा का, कौन करेगा? जब आप ठेके पे गार्ड को रखोगे, संविदा कर्मियों को रखोगे, स्थायी नौकरी नहीं दोगे। योगेंद्र जी ने कहा था सीआईएसएफ के माध्यम से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि स्थायी तौर पे आपको ऐसा प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप करना होगा, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं कर सकते हैं। तभी किसी महिला कर्मी, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, उनके मन से भय खत्म होगा। ये डर बना रहता है कि कैसे हमें इलाज करें, पता नहीं अगला कदम क्या होगा। क्योंकि जो घटना अभी कुमावत जी ने बताई है जयपुर की, तो ये मैं भी पढ़ रही थी किसी मीडिया न्यूज पे कि उन्होंने कह दिया कि वो कलकत्ता वाली बात भूल गए क्या, वैसा हो सकता है। तो ये इस तरह की बातें अगर लोग परिजनों के, मरीज के परिजनों के दिमाग में आ जाती है, वो उतावलापन दिखाते हैं,
तो भाई डॉक्टर्स कैसे इलाज करेंगे। तो इस मुद्दे पे तो बहुत ही मजबूती के साथ, मैं जिस संगठन से आती हूँ, भारतीय महिला फेडरेशन से, हम तो डॉक्टर्स के साथ खड़े हैं। क्योंकि एक बेटी को हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, परिवार चाहता है कि वो बराबरी पे आए और काम करे, और काम की स्थल अगर उनके लिए सुरक्षित नहीं है तो नहीं, क्या ये अपने होगा? आप में बड़ा एक जायज जमाना सवाल था। है, बिल्कुल जायज सवाल है, और सभी लोग डॉक्टर्स के साथ खड़े हैं। लेकिन योगेंद्र साहब, इसमें एक फिर जिज्ञासा फिर ये जागती है कि भाई डॉक्टर के साथ हम खड़े हैं, निश्चित रूप से इसलिए खड़े हैं कि भाई डॉक्टर्स, मैंने शुरुआत में ही कहा कि डॉक्टर तो भगवान का स्वरूप है, लेकिन स्थिति अभी ये है, प्रैक्टिकल स्थिति ये बन जाती है हड़ताल के वक्त में। और मैं फिर डॉक्टर साहब के पास आऊँगा, राजेश कुमावत जी के पास आऊँगा, उनसे ही सवाल पूछूंगा इसका अगला। लेकिन जोशी साहब, जब ये स्थिति बन जाती है कि डॉक्टर्स हड़ताल पर हों, तो फिर इससे एक दो नहीं कई लोग प्रभावित हो जाते हैं और बड़ा अफरा तफरी का माहौल हॉस्पिटल के अंदर बन जाता है। जो पेशेंट्स के साथ लोग आते हैं, पेशेंट अगर आधा बीमार है तो उनको वो पूरा ही दिखाई देता है, और उनकी जो हड़बड़ी है, उनकी जो हलचल है, वो ज्यादा दिखाई देती है। ऐसे में अगर उनको ये दिखेगा कि डॉक्टर वहां पे है ही नहीं, तो फिर वो ये जो जांच प्रक्रिया चलेगी, और कोलकाता में जो अपराध हुआ, ये सब चीजें उनके दिमाग में नहीं रह पाती हैं उस टाइम पे। उनकी इमोशनल स्थिति, मेंटल स्थिति ऐसी नहीं होती है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपका एक लंबा अनुभव रहा है इन तरह की चीजों को टैकल करने का, डील करने का, कि क्या डॉक्टर्स के साथ जब कुछ घटना घटती है, उनकी किसी बात को वो मनवाना चाहते हैं, क्या हड़ताल एकमात्र विकल्प है उनके पास? मैं बार बार इसी सवाल को पूछ रहा हूं क्योंकि हड़ताल पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और लोग प्रभावित हो रहे हैं उससे। देखिए राहुल जी, इसका एक ही है रीजन कि जो हमारी पोस्टिंग्स होती हैं, प्रिंसिपल है, अधीक्षक है, ये पॉलिटिकल पोस्टिंग्स होती हैं। एक तो ये पॉलिटिकल पोस्टिंग्स बंद की जाए, क्योंकि जो रेजिडेंट्स होते हैं या जो काम करने वाली नर्सेज और डॉक्टर होते हैं, इनकी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम यही लोग करते हैं। अब अगर ये पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है इनकी, किसी को यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया जाता है, किसी को प्रिंसिपल बना दिया जाता है, और उसका कांटेक्ट न तो रेजिडेंस डॉक्टर से है न किसी और डॉक्टर से है, वो राजनेताओं से संपर्क बना करके अपनी कुर्सी का ख्याल रखता है। मेरा सबमिशन ये है कि इस प्रकार की पॉलिटिकल, जब तक ये पोस्टिंग्स होती रहेंगी, तब तक इन डॉक्टर्स की बात राजनेताओं तक नहीं पहुंच पाती है। अब आप देखिए क्या हुआ वहां कलकत्ता में, कि जो वाइस प्रिंसिपल थे या प्रिंसिपल थे, जिसने भी लड़की के घर पे टेलीफोन किया, तो वो ये कहते हैं कि साहब आपकी बच्ची ने आत्महत्या कर ली। अब आप बताइए, ये बात क्या उसको वाइस प्रिंसिपल को या प्रिंसिपल को कहनी चाहिए? दूसरा, पुलिस का वर्जन ये था कि इसकी हत्या के बाद इसके साथ रेप हुआ है। क्या पुलिस एक्सपर्ट है क्या? तो इस तरह की जो बातें इस प्रकार की घटनाओं में होती हैं, वो आग में घी डालने का काम करती हैं। इसलिए अगर इनकी जो परेशानी है उनको दूर करने के लिए एक 5 सदस्यीय एक कमेटी बनी हुई रहनी चाहिए। कोई भी घटना घटित होती है, वो कमेटी तुरंत एक्शन ले, तुरंत पीड़ित को बुलाए, तुरंत कार्रवाई करे, तुरंत संबंधित जो चिकित्सा विभाग है उससे बात करे, पुलिस वालों से संपर्क करे और तत्काल उसका निदान करे। अगर जब तक इस तरह से नहीं होगा, जब तक इसके अंदर कोई सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल लगाएगा कौन? उनके आदेश होते हैं, मंत्री, जो सरकार आती है वो अपने मंत्री अपने हिसाब से, अपने प्रिंसिपल है, अधीक्षक है, उनको लगाया जाता है। आपको पता है राजस्थान के पीछे पहले जो किडनी कांड में क्या हुआ था, कि चिकित्सा मंत्री उसे RUHS के वाइस चांसलर से कह रहे हैं आप इस्तीफा दे दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। अरे भाई, ये क्या तरीका है? कारण यही है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, इनकी बात सरकार तक नहीं पहुंचती है, और जो पद पर बैठे हुए रहते हैं ये लोग निस्वार्थ से काम नहीं करते हैं। यही रीजन है इस प्रकार की हड़तालें होती है। दूसरा, जो जिम्मेदार हैं, जो ऊपर बैठने वाले हैं, आप देखिए चिकित्सा मंत्री नहीं बोलेंगे। अब जो चीफ मिनिस्टर है वो कह रही साहब मैं संडे तक का और टाइम देती हूँ। अरे भाई, कर क्या रहे हो आप? आपको जो लोग ये मांग कर रहे हैं उनकी मांग को तुरंत आप देखिए, कह रहे हैं हम सजा देंगे, हम फांसी देंगे। अरे भाई, कहने से क्या होता, जवान से काम नहीं चलता। उस बच्ची को पोस्टमार्टम जब हुआ है, उस बच्ची के शरीर का बारीकी से निरीक्षण हुआ कि नहीं? उस बच्ची की FSL जांच जो वहां की करती है उन्होंने की कि नहीं गई? उसका दाह संस्कार कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया? तब अगर मान लीजिए दाह संस्कार कर दिया तो CBI क्या कर लेगी? मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार के प्रकरणों में जब गंभीरता होती है तो उसकी बॉडी को रखना चाहिए प्रिजर्व करके। जब तक प्रिजर्व करके रखना चाहिए,
जब तक कि कोई भी जांच एजेंसी ठीक है, संतुष्ट न हो जाए। ठीक है। अब इस CBI चर्चा क्या में कर दो लेगी तीन आगे? बातें अगर मान लीजिए बड़ी उसने महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल के कर आई हैं जोशी साहब, बड़ी 2-3 बातें इस चर्चा में बड़ी महत्वपूर्ण निकल करके आई हैं। एक तो जिस विषय को भी आप रख रहे हैं कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो फिर जो शुरुआती जो टीम पहुंचती है पुलिस की, उसकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और बॉडी को जरा उस वक्त सुरक्षित रखना पड़ेगा। दाह संस्कार अगर बॉडी का कर दिया गया है तो क्या करेगी फिर सीबीआई, किस तरीके से वो हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर लोग फिर निर्भर रहते हैं, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि जरा थोड़ा सा इंतजार करके वरिष्ठ अधिकारियों के निगरानी में सब चीजें हो जानी चाहिए। एक और विषय निकल के आया जो डॉक्टर राजेश कुमावत साहब भी कह रहे थे कि जो गार्ड्स काम करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, भाई जो होम गार्ड्स हैं या जो गार्ड्स हैं, हालांकि डॉक्टर राजेश कुमावत साहब ये वॉलंटियर थे जो पुलिस मित्र करके चलाती है पुलिस की टीम, लेकिन ये सभी लोग, इनमें से काफी लोग ऐसे हैं जो गार्ड्स काम कर रहे हैं, खासतौर पर जो 2 घंटे इस अस्पताल, 6 घंटे इस अस्पताल में है, 6 घंटे किसी और अस्पताल में है, ये अपनी रोजी रोटी के लिए उनको करना पड़ता है। लेकिन अस्पताल के सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, खासतौर पर अस्पताल की सुरक्षा, लेकिन फिर इतनी भी ना हो जाए कि पता लग रहा है कि जो पेशेंट के साथ आए उनकी बिल्कुल ही नहीं सुनी जा रही। ये भी एक बड़ा, फिर कुमावत साहब, ये भी एक बड़ा क्लैश हो जाता है कि जब प्राइवेट अस्पतालों में हम देखते हैं कि प्राइवेट बाउंसर्स खड़े रहते हैं, 1-2 नहीं 15, 20, 25 बाउंसर्स खड़े रहते हैं। ऐसे में जो पेशेंट के साथ आता है वो और सहम जाता है, वो डर जाता है, वो अपनी बात ही नहीं रख पाता, डॉक्टर के पास पहुंच ही नहीं पाता। तो ये एक बैलेंस बनाना पड़ेगा और डॉक्टर्स, जैसा मैंने कहा कि हमें उम्मीद है कि डॉक्टर्स ने ऐसी व्यवस्था बना के रखी होगी कि जहां पे जरूरत होगी वहां डॉक्टर्स पहुंचेंगे, लेकिन हड़ताल से एक बड़ा असर पड़ता है। डॉक्टर राजेश कुमावत साहब से अंतिम सवाल लेके इस चर्चा को खत्म करेंगे। डॉक्टर साहब, जब हड़ताल पर आप लोग होते हैं तो जरा समझाइए हमें भी और दर्शकों को भी कि क्या तय होता है उस हड़ताल में, कि भाई 20 डॉक्टर्स हैं, 15 हड़ताल पे रहेंगे, 5 अस्पताल में रहेंगे, या फिर 20 के 20 हड़ताल अस्पताल में है। बहुत शॉर्ट में अगर आप समझा पाएं हड़ताल की क्या प्रक्रिया डॉक्टर्स के दिमाग में रहती है। देखिए सर, रेजिडेंट की एक तो टाइम हो सकता है राहुल जी कम होगा, लेकिन जैसा सर बता रहे थे योगेंद्र सर, वैसा ही मैं बताना चाहूंगा कि स्ट्राइक जो आप कहते हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर की स्ट्राइक होती है, क्या बिना स्ट्राइक के क्या पॉसिबल है क्या? सर उसमें मैं एक ही कारण यही कहूंगा कि बिना स्ट्राइक हो सकता है, लेकिन आजकल क्या हर रेजिडेंट के दिमाग में भी सर यही बात आती है कि हमारी बात केवल स्ट्राइक पे सुनी जाएगी। वो ऐसा क्यों है उसके दिमाग में? क्यों? क्योंकि बिना स्ट्राइक की कोई सुनवाई होती नहीं है। क्या सरकार की या प्रिंसिपल या जो सुपरिटेंडेंट जो भी आधिकारिक पोस्ट पे बैठे हैं, ठीक क्या है, उनकी जिम्मेदारी नहीं होती ठीक है, कि ठीक है, वो ये राउंड द क्लॉक टाइम राउंड ले, हर महीने मीटिंग हो कि क्या क्या आपके सामने ठीक, परेशानी है, और अल्टीमेटली वो परेशानी दूर करेंगे तो मरीजों का ही भला होगा। नहीं बिल्कुल सही बात है, मरीजों का ही भला होगा और सभी लोग ये चाहते हैं, लेकिन बड़ी दिक्कतों का सामना कई बार करना पड़ जाए, डॉक्टर हड़ताल पर होते हैं। लेकिन इस विषय पर निश्चित रूप से गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकारों को भी, डॉक्टर्स को सुरक्षा और इस तरह की घटनाओं पर तो बड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। फिलहाल आप तीनों लोग का बहुत शुक्रिया। निशा सिद्धू जी, माफी चाहूंगा ज्यादा समय आपको नहीं दे पाया। जोगेंद्र जोशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर कुमावत साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एनटीवी राजस्थान पर आज के मुद्दे में हम लोग चर्चा कर रहे थे बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर। डॉक्टर्स हड़ताल पर है, लोग परेशान हैं, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमें एक ही चीज अभी दिखाई दे रही है, अगर हम स्ट्राइक नहीं करेंगे तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारी सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है, डॉक्टर्स की सुरक्षा को पुख्ता करना पड़ेगा और भी बहुत चीजें जिन्हें पुख्ता करना पड़ेगा। और कलकत्ता में जो हुआ उसकी घोर निंदा हम भी कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।